इकोनॉमिक प्लानिंग, आर्थिक नियोजन। अरे, क्यों जरूरत पड़ता है किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए? आखिर इकोनॉमिक प्लानिंग का क्या महत्व है? कितने टाइप का इकोनॉमिक प्लानिंग होता है? भारत अगर फॉलो करता था या करता है तो क्या करता था? इसके लिए संबंधित संस्था कौन सी थी? नया संस्था जो लाया गया, एक जैसे प्लानिंग कमीशन आप लोग सुने होंगे कि उसको हटा दिया गया, अब नीति आयोग घूम रहा है। तो क्यों प्लानिंग कमीशन को हटाया गया? नीति आयोग क्यों क्यों आया? नीति आयोग का क्या काम है? इस तरह से एक क्वेश्चन जनरेट होता है जब भी आप आर्थिक नियोजन चैप्टर को देखते हैं। तो सबसे पहले एक क्रूड सेंस में बात करते हैं, जिसको लेमैन्स टर्म बोलते हैं, ठेठ भाषा में, कि आखिर आर्थिक नियोजन है क्या? क्या लगता है? अच्छा उपयोग क्या होता है? एक चीज बताइए, अभी अच्छा वर्ड को थोड़ा सा हम और खींचना चाहते हैं, क्योंकि इसी पे सारा क्रक्स छुपा हुआ है। मान लीजिए आपके पास 2 रुपया है, ठीक है? दो लोग हैं, दो वर्ग है। एक वर्ग है, मान लीजिए इसमें 3 लोग हैं। दूसरा वर्ग है जिसमें 10 लोग हैं, 10 गरीब हैं। अगर ये 2 रुपया अगर हम इस 3 लोग पे खर्च करते हैं तो बहुत संभावना है कि ये 3 लोग 50 रुपया जनरेट कर देगा इकोनॉमी में। अभी भूखे मर रहा है लेकिन क्षमतावान है। और ये 10 लोग जो है वो गरीब है, डिपेंडेंट है। ये 2 रुपया देंगे, खा के जिंदा रहेगा, फिर 2 रुपया और ला, अगले बार अगले साल उसको चाहिए होगा कि 2 रुपया हम और कहीं से दें और ये चलेगा। अब आपके पास है 2 ही रुपया। तो अच्छा जो वर्ड यूज किए वो अच्छा क्या होगा? एक मान लीजिए हम शासक है या हम गवर्नमेंट में हैं, मेरे लिए अच्छा क्या होगा? तो अब हम आप ही से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपका अच्छा और मेरा अच्छा, अगर मान लीजिए हम इसमें इस श्रेणी में लाई करते हैं, तो आपका अच्छा और मेरा अच्छा बदल गया। इसीलिए अच्छा वर्ड पे ध्यान देना है। अच्छा की जगह हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन बोले, इष्टतम उपयोग। हमेशा लिमिटेशंस रहेगा। जब आपके पास, हम शुरू से ये बात बोलते आ रहे हैं कि अगर डिमांड सप्लाई का गेम है, अगर रिसोर्स हमारे कंट्री के पास ज्यादा नहीं है, तो हम सब जगह नहीं पहुंच सकते हैं। हमेशा मेरा हाथ बंधा हुआ रहेगा। लेकिन इसी में हम अगर ढंग से प्लानिंग करेंगे तो हम एक ऑप्टिमम यूज कर सकते हैं, जिसमें अपने रिसोर्स का मैक्सिमम यूज करके हम आउटपुट निकाल सकते हैं। अब वर्ड हम अच्छा को बदल दिए ऑप्टिमम से इष्टतम, जिसको हिंदी में बोलते हैं। अब सवाल उठता है, इष्टतम होगा क्या? आएगा ना कि भाई आप अच्छा वर्ड तो बोल दिया, अच्छा पे तो आप खेल गए कि ये आपका अच्छा मेरा अच्छा बदल सकता है, तो वो चेंज हो गया। तो इष्टतम वर्ड आप यूज कर दिए या ऑप्टिमम वर्ड यूज कर दिए, तो ऑप्टिमम है क्या? तो ऑप्टिमम हमेशा देखा जाएगा, आप जानते हैं कि मैक्सिमम आउटपुट बटा, अगर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, कि कुछ हम इनपुट डालें और उसका आउटपुट निकल रहा है। तो उस आउट मेरे पास रिसोर्स लिमिटेड है, कम पैसा है, हम कम पैसे में मैक्सिमम आउटपुट चाहेंगे। कभी देखते हैं कि अगर मिडिल क्लास फैमिली जाती है कहीं खरीदने के लिए,
तो उसके पास तो पैसा वैसे भी थोड़ा कम रहता है, रिसोर्स उसका ये है। वो दुकान पे जाएगा तो बार्गेनिंग होना शुरू होता है, चीज अपने हिसाब से रेंज में बेस्ट सामान पे नजर जाएगा, उसको लेना है, अब उसके लिए बार्गेनिंग शुरू होगा, क्योंकि उसको ये कम करना है और ये ज्यादा करना है, तो उसको लगता है कि मेरे पैसे का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हुआ। तो जब रिसोर्स सरकार के पास भी अगर पैसा कम है, तो वो कोशिश करेगी कि मेरा जो रिसोर्स है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के लिए जब तक आप प्लानिंग नहीं करेंगे, तब तक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मुश्किल है। घर में ही देखिए, आप लोग प्राय घर में देखते होंगे अपने पिताजी को या गार्जियन को जो पैसा कमाने जाते हैं, लिमिटेड संसाधन है, उनका मंथली इनकम है। मंथली इनकम है तो फिर चीजें प्रायोरिटाइज होना शुरू होता है कि इस महीने घर को पोचारा करवाना है, उसमें पैसा जाएगा, लेकिन पैसा कम है, और बच्चे का स्कूल का फी है या ट्यूशन का फी है, तो फिर वहां ट्रेड ऑफ होता है कि ज्यादा जरूरी है, अगर इस महीने नहीं देंगे ट्यूशन फी तो नाम काट देगा, तो पोचारा एक महीने बाद करवाएंगे, अभी हम ट्यूशन फी दे देते हैं। तो ये क्या है? ये एक प्लानिंग है, आप अपने लिमिटेड रिसोर्स के साथ अपने फैमिली के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, जिससे कि आपका बेस्ट आउटकम निकले। शिक्षा को ऊपर रखे, उसमें प्रायोरिटाइज किए हुए कि शिक्षा को ऊपर रखे, स्वास्थ्य को ऊपर रखे, भोजन को ऊपर रखे, तब जो बचेगा उसके बाद हम देखेंगे कि और कपड़ा खरीदना है, गाड़ी खरीदना है, इन सब पे लगाएंगे। बिना प्लानिंग के ये हो नहीं सकता। अगर आप इमेजिन कीजिए कि आप हर दिन आवश्यकता जो चीज डिमांड हुआ उसके हिसाब से आप खर्चा करना शुरू कर देंगे, तो गारंटी है कि महीने के 10 तारीख जाते जाते आपका पैसा खत्म हो जाएगा। क्या पालते हैं आपको? 5 तारीख को कोई ऐसा ये आया, आप कैलकुलेट किए कि अगर हम इसमें पैसा लगा देंगे तो 30 तारीख को मेरा ये बिल पे करना है, दिक्कत हो जाएगा, हम इसको बाद में पे करेंगे। प्लानिंग का ही हिस्सा है। तो एक चार लोगों का परिवार अगर प्लानिंग कर सकता है, करना करना जरूरी समझता है क्योंकि उसका इष्टतम उपयोग हो सके, तो कंट्री को तो करना ही चाहिए कि आपको बजटिंग करना है, उस बजटिंग पैसा लगा के किस मद में कितना खर्च करना है और उसका आउटकम क्या निकालेंगे। तभी ना, खाली पैसा देना बहादुरी नहीं है ना, उस पैसा का क्या आउटपुट निकल रहा है, सब कुछ होना चाहिए। अल्टीमेटली ग्रोथ जो है हमारे इस पैसा पे निर्भर कर रहा है। तो इकोनॉमिक प्लानिंग का कॉन्सेप्ट ये है, यहीं से इकोनॉमिक प्लानिंग आया, जब आर्थिक मंदी वगैरह सब आया था 1929 के आसपास, तब इसका कॉन्सेप्ट आया कि हर सरकार को इकोनॉमिक प्लानिंग करके चलना चाहिए, अपने रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करके चले तो हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स होगा। तो ठीक है, लिखिए इसको। आर्थिक नियोजन से अभिप्राय है आर्थिक नियोजन से अभिप्राय है राज्य के अभिकरणों द्वारा राज्य के अभिकरणों इंस्टीट्यूशन द्वारा, ऑर्गेन्स द्वारा, राज्य के अभिकरणों द्वारा देश की आर्थिक संपदा देश की आर्थिक संपदा और सेवाओं की देश की आर्थिक संपदा और सेवाओं की एक निश्चित अवधि हेतु एक निश्चित अवधि हेतु आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाना। एक निश्चित अवधि हेतु आर्थिक संपदा और सेवाओं की एक निश्चित अवधि हेतु आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाना। दूसरे शब्दों में दूसरे शब्दों में पूर्ण परिभाषित आर्थिक लक्ष्यों को पूर्ण परिभाषित वेल डिफाइंड दूसरे शब्दों में पूर्ण परिभाषित आर्थिक लक्ष्यों को दूसरे शब्दों में पूर्ण परिभाषित आर्थिक लक्ष्यों को
प्राप्त करने के लिए प्राप्त करने के लिए उपलब्ध संसाधनों का उपलब्ध संसाधनों का इष्टतम उपयोग इष्टतम उपयोग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन इष्टतम उपयोग करने की प्रक्रिया को आर्थिक नियोजन कहते हैं। वर्ष 1930 की वर्ष 1930 की वैश्विक महामंदी के पश्चात वर्ष 1930 की वैश्विक महामंदी इकोनॉमिक स्लोडाउन वैश्विक महामंदी डिप्रेशन भी बोलते हैं महामंदी को उस समय 1930 के वैश्विक महामंदी के पश्चात आर्थिक नियोजन की अवधारणा लोकप्रिय हुई। ठीक है। ये आप जब यूपीएससी के सिलेबस में वर्ल्ड हिस्ट्री चैप्टर पढ़ेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री वाला पार्ट पढ़ेंगे, उसमें वैश्विक महामंदी के बारे में आपको क्या क्या जोर से बोलिए। फैन का स्विच उधर है, इसको भी बंद करना है। लिख लिए। हम ये बोल रहे थे कि जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री सिलेबस पढ़ेंगे यूपीएससी का, उसमें आपको वैश्विक महामंदी और कैसे अमेरिका उस समय कंस्ट्रक्शन और बहुत सारा पब्लिक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम लाया रूजवेल्ट, तो चीजें मूव करना शुरू हो गया, ये सब डिटेल में आपको वहां पढ़ना है। हम आपको बस इकोनॉमिक प्लानिंग के कॉन्टेक्स्ट में बता रहे हैं कि 1929-30 के बाद वह फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म हुआ, उसके बाद डिप्रेशन आया, ऑयल ऑयल क्राइसिस। हमेशा देखिए डिप्रेशन आता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ ऑयल का संकट रहता है। अगर यही वार अगर बहुत लंबा चला जाएगा तो बहुत प्रोबेबिलिटी है कि एक वर्ड आएगा आपको आगे, स्टैगफ्लेशन। जब हम इन्फ्लेशन चैप्टर मुद्रास्फीति पढ़ाएंगे वहां पे ये हर बार बार बीपीएससी भी पूछता है प्रीलिम्स में, और यूपीएससी भी पूछा हुआ है स्टैगफ्लेशन। और ईरान वार के कारण बहुत प्रोबेबिलिटी हाई है कि अगर ये लंबा चलेगा तो हम लोग इस जगह पे आ सकते हैं, और फिर इसको क्राइसिस को जब ब्रेक कर देंगे तो डिप्रेशन की ओर मूव करना शुरू करेंगे। स्टैगफ्लेशन कुछ नहीं है आपका, अगर हम बोले तो स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन का शॉर्ट फॉर्म स्टैगफ्लेशन है। यहां से स्टैग लिया और यहां से फ्लेशन लिया। अब स्टैग्नेशन का मतलब क्या होता है, आप लोग इंग्लिश है वर्ड नाम जानते होंगे। स्टैग्नेशन का कोई इंग्लिश मीडियम, आप इंग्लिश मीडियम, स्टैग्नेशन का मतलब स्टेबिलिटी है ना। आप बोलते हैं ना कि मेरा कैरियर स्टैग्नेंट हो गया है, कैरियर में स्टैग्नेंट ठहराव आ गया है। स्टैग्नेशन का मतलब होता है ठहराव, और इन्फ्लेशन हुआ मुद्रास्फीति। तो ये ठहराव किस चीज में आएगा, ग्रोथ में, जीडीपी ग्रोथ में। मतलब इसको लोग जितना रटिएगा उतना भूलिएगा। बस हम आपको तोड़ के बता दिए कि स्टैग्नेशन और ये, यानी कि ये बता रहा है वैसा सिचुएशन जब आपका इकोनॉमिक ग्रोथ जो है लगभग लगभग रुक गया, स्टैग्नेंट कर गया, या लो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है और मुद्रास्फीति बहुत ज्यादा हो गया। इकोनॉमी के लिए खतरनाक है दोनों। मुद्रास्फीति आपको आइडियली कम होना चाहिए और ये बढ़ना चाहिए। अब आप सोचिए ईरान वार अगर चलेगा, तेल का कमी होना शुरू होगा, तेल का कमी शुरू होना हुआ तो
देखिए सब कुछ प्रैक्टिकल है, बेसिक एक चीज याद रखना है, डिमांड और सप्लाई। तेल का कमी होना हो शुरू हुआ मार्केट में, डिमांड बढ़ा, सप्लाई कम हुआ, तेल का प्राइस कम होगा ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। तेल का प्राइस जैसे ही ज्यादा हुआ, तेल के जितने भी इंडस्ट्री सबका दाम बढ़ेगा, उसको पानी का दाम बढ़ जाएगा, तो उसको जो जो सामान एक जगह से दूसरी जगह का दाम भाग जाएगा। तो जैसे ही दाम भागा यानी कि इन्फ्लेशन आया, और इन्फ्लेशन आने के बाद क्या हो गया कि कुछ दिन के बाद सप्लाई चेन डिसरप्ट भी कर जाएगा। मान लिया कहीं पे कुछ बनता है और आप तक पहुंच रहा है, पहले भी बताया कि इसको सप्लाई चेन बोलते हैं, कि कहीं बना कुछ कंज्यूम कोई और आदमी किया, तो इस सारे प्रोसेस को सप्लाई चेन बोलते हैं। जैसे ही सप्लाई चेन टूटा तो जॉब अफेक्ट होगा। जो जॉब, मान लीजिए आप ही का, हम उस दिन भी एग्जांपल देते हैं कि आप कपड़ा एक्सपोर्ट करते हैं, आपका बिजनेस है, और ईरान के कंट्री में ही आप भेजते थे, ईरान, कतर, बहरीन, जो मिडिल ईस्ट है उसमें भेजते थे। आप हैं, जैसे ही नहीं भेजते तो आपको क्या बचाएगा, तो खिलाएंगे नहीं। तो क्या होना शुरू हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है होने लगा, अनएम्प्लॉयमेंट राइज होने लगा। तो यानी कि स्टैगफ्लेशन जो है वो अर्ली साइन होता है आपके इकोनॉमिक सिचुएशन, वर्सनिंग इकोनॉमिक सिचुएशन को बताने के लिए। हम इन्फ्लेशन में आएंगे तो एक बार फिर और डिटेल में बात करेंगे। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो इतना डिस्ट्रक्शन हुआ और चीजों को फिर से पटरी पे लाने का कोशिश किया गया, तो 1929-30 के बाद के समय में एक भयानक मंदी आया, जिसको डिप्रेशन भी बोलते, इकोनॉमिक डिप्रेशन भी बोलते हैं। तो इस समय क्या हुआ, इस समय देखा गया, पहली बार हम जो ये वर्ड लिखा है कि 1930 के आसपास इकोनॉमिक प्लानिंग के कॉन्सेप्ट को पॉपुलराइज किया गया और इसका महत्व समझा गया। उसके पीछे का कारण ये है कि इससे पहले जो पूंजीवादी समाज होता था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होता था, उसमें हमेशा बोला जाता था कि ये इकोनॉमी बहुत अच्छा है, मार्केट ड्रिवन है, इसमें जो मार्केट की शक्तियां हैं वही रोल प्ले करती हैं। और हम पहले भी बता चुके हैं मार्केट की शक्तियां क्या है, डिमांड और सप्लाई, इसके अलावा कोई शक्ति नहीं है। डिमांड होगा तो सप्लाई होगा, और सप्लाई अगर मार्केट को खुला छोड़ेंगे तो डिमांड सप्लाई के बेस पे ऑटोमेटिक वो इक्विलिब्रियम अटेंड कर लेता है। ये जो आर्थिक मंदी आया, उसमें समझ में आया कि अगर मार्केट को सरकार ऐसे ही छोड़ देगी तो असमानता बढ़ता चला जाएगा, और इस तरह का जो क्राइसिस आएगा उस क्राइसिस से निकल नहीं पाएगा। अगर कोविड के समय में जब पूरा पूरा ठप पड़ गया इकोनॉमिक एक्टिविटीज वगैरह, सरकार आगे नहीं बढ़ेगी, बढ़ी होती, आप तो ये एक ऐसा एग्जांपल है जो आप लोग सब लोग भोगे हैं, देखे हैं। अगर सरकार उस समय अपने रिसोर्स के साथ इंटरवीन नहीं करती तो आपको लगता है कि कोई निकल पाता इससे? सरकार का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऐसे समय में रियलाइजेशन हुआ कि बाजार को सिर्फ बाजारी शक्तियों पे नहीं छोड़ा जा सकता है। बाजारी शक्तियों पे छोड़ेंगे तो असमानता बढ़ेगा, इकोनॉमिक रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो है, जो ऊपर बैठा हुआ है वो गिविंग करना शुरू होगा, नीचे जो बैठा हुआ है वो शोषित वर्ग के रूप में यूज होता चला जाएगा। तो इसके लिए इस समय सरकारों को लगना शुरू हुआ कि अब हम रिसोर्स को प्लानिंग करेंगे, हम मिलके एक लक्ष्य निर्धारित करेंगे। बहुत सारा मॉडल हुआ जो आगे टाइप में बताएंगे, कि मान लीजिए एक मॉडल हुआ कि जिसमें हम बोला कि हम मिलके लक्ष्य निर्धारित करेंगे, सरकार लक्ष्य निर्धारित करेगी कि भैया हमको इस साल 8% ग्रोथ रेट चाहिए, और उस हिसाब से प्लानिंग की है, प्राइवेट सेक्टर को छोड़ दिए, बाजार शक्तियां खेलना शुरू किया, 8% अचीव करने के लिए सारा फोर्स उधर मूव करना शुरू हुआ। तो 1930 के आर्थिक मंदी के समय में इसको पहली बार पॉपुलैरिटी मिला। सोवियत संघ ने, यूएसएसआर, सोवियत संघ ने पहली बार राष्ट्रीय नियोजन, नेशनल प्लानिंग, सोवियत संघ ने पहली बार राष्ट्रीय नियोजन, नेशनल प्लानिंग का विचार रखा, का विचार रखा तथा इसे अपनाया।
ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, 1928 में 5 वर्षों के पहला योजना शुरू हुआ, 5 वर्षों के लिए पहली योजना शुरू हुई। पता नहीं आप लोग बुक पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, मतलब सिलेबस के बाहर का बुक, कुछ नॉवेल हो गया या हॉबी टाइप से, तो उसमें एक बुक है एनिमल फार्म। एनिमल फार्म है, जॉर्ज ऑरवेल लिखा है। नाम सुने हैं जॉर्ज ऑरवेल का? कितने लोग नाम सुने हैं जॉर्ज ऑरवेल का? बुक का नाम सुने हैं, जॉर्ज ऑरवेल का नाम नहीं सुने हैं? कोई लोग नहीं? मोतिहारी से कोई नहीं है? हाँ, इनको पिछले साल मिला था ये अवार्ड। ये तो मर गए, आज मरे। इनका जन्म हुआ था, एक आप लोग नाम सुनते होंगे, बिग ब्रदर। बिग ब्रदर वर्ड सुनते हैं ना, जो मीडिया के टर्म में बहुत बार यूज होता है, जो कोई आप पे बहुत ज्यादा ध्यान, जैसे ये न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो अक्सर देखते होंगे लाइन, जो बांग्लादेश बोलता है कि भारत मेरा बिग ब्रदर जैसा बिहेव कर रहा है, इसको हम रिलेशन नहीं रखेंगे। या नेपाल के कॉन्टेक्स्ट में एडिटोरियल लिखा जाता है कि इंडिया इज एक्टिंग लाइक अ बिग ब्रदर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट्स नेबर्स। मतलब बिग ब्रदर का मतलब क्या हुआ? बिग ब्रदर का मतलब हुआ कि एक लिटरल सेंस में लीजिए कि आपके घर में अगर बड़ा भाई है तो वो क्या करता है, आपको सही काम करने के लिए कान ऐंठता है, थप्पड़ भी मारता है कि भैया ये काम करो। अब क्या है कि आप देखिएगा दो कंट्री के रिलेशन में, अगर आप हेल्प, छोटा कंट्री भी कोई है और उसको तो बड़ा कंट्री हेल्प दे रहा है, तो उस हेल्प के बदले में वो थप्पड़ नहीं मार सकता है, क्योंकि दोनों सोवरन कंट्री है। यहाँ पे समझना पड़ेगा कि वहां पे अगर उसके हित की बात करेगा तो तुम उसको मदद कर दो, लेकिन उसको अगर तुम आर्म ट्विस्टिंग करने लगोगे या ये करने लगोगे कि तुमको ऐसा करना चाहिए तभी हम ये मदद पहुंचाएंगे, तो मतलब हो गया बस बिग ब्रदर का काम करना, जो कंट्री इंटरनेशनल रिलेशन में एकदम निगेटिव बोला जाता है। तो वो बिग ब्रदर वर्ड जो है इन्हीं के द्वारा कॉइन किया गया था। एक नॉवेल है 1984, उसमें यही लिखे हैं, बहुत फेमस नॉवेल है। तो 1984 में बिग ब्रदर वर्ड कॉइन किए थे, और बिहार के मधुबन, सॉरी, मोतिहारी जिले में ही उनका जन्म हुआ था। और काफी फेमस हुए ये उस समय, बहुत यंग एज में डेथ हो गया था इनका, लेकिन मीडिया, न्यूज़पेपर एडिटोरियल लिखने में और नॉवेल वगैरह में बहुत एक्लेम्ड राइटर थे, वेल नोन, वर्ल्ड नोन पर्सनैलिटी थे ये। तो ये एक बुक लिखे हैं एनिमल फार्म, अगर किन्हीं को पढ़ने का शौक हो तो इसको जरूर पढ़िएगा। इसमें ना सोशलिज्म का मजाक, कम्युनिज्म का मजाक उड़ाया गया। सोशलिज्म और कम्युनिज्म का ये दिखाया गया कि एक एनिमल फार्म है, उसमें सुअर रहता है, सुअर राजा, और बेसिकली वो एनिमल फार्म को ये कम्युनिस्ट कंट्री टाइप से बता के प्रोजेक्ट किए हैं। थीम यही है, पढ़ें। तो उसमें तो उसमें आप पढ़िएगा तो एक सेंस दिखेगा कि सोशलिस्ट मॉडल में या कम्युनिस्ट मॉडल में क्या फ्लॉ था। बट ये बस एक व्यू पॉइंट है। इसी तरह कैपिटलिस्ट मॉडल में भी फ्लॉ है, पूंजीवादी समाज है तो उसमें भी कुछ फ्लॉ है, और उसके कारण डिप्रेशन आप लोग पहले भी देखिए, बाजारी शक्तियों पे छोड़ा जाता है। तो यहाँ ये बोलने का मतलब है कि इस बुक को कभी आप समय मिले तो, जो पतला सा बुक है, मेरे ख्याल से 100-150 पेज का बुक होगा, आराम से लेटे लेटे पढ़ सकते हैं 1-2 दिन में। अगला लिखिए। देखिए, अगर लिखना, अगर अच्छा ऐसे लिखेंगे आप और वैसे भी, तो आपको पढ़ना बहुत जरूरी होता है। और सिलेबस से बाहर भी पढ़िए, अच्छे अच्छे लोगों का बुक पढ़िए। एक जोक भी चलता है वैसे कि एक कोई राइटर था, पता नहीं कौन, हिंदी में एक बहुत बड़े क्रिटिक्स हुए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो वो मतलब समझिए कि हिंदी में जितने भी राइटर हैं सबको वो क्रिटिसाइज किए, सबको गाली दिए, सिवाय तुलसीदास को छोड़ के। तुलसीदास का जो बुक है उसको वो बहुत बड़ाई की है, उसके अलावा जितना भी राइटर आया सबको गरियाए, दम भर गरियाए। तो मजाक, पता नहीं सच घटना है कि मजाक है, हम लोग को बस उर्दू से ही एक जोक के फॉर्म में सुनाया गया था
कि एक एक 99 बुक लिखा था ऑथर, 99 बुक लिखने के बाद गया 100वां बुक में, उनको उनसे कि भैया सर ये मेरा 100वां बुक निकलने वाला है, आप इसको पढ़ के और वो जो पहला प्रस्तावना नहीं लिखाता है, इसका प्रस्तावना लिखिए सर। तो पढ़ा, पूरा किताब पढ़े वो। किताब पढ़े तो फिर पूछे कि आपका परिचय, तो सर मेरा नाम ये है, हम अब तक 99 बुक लिख चुके हैं, ये 100वां बुक है। तो वो उसको लिए और उसको बोले कि अब बहुत लिख लिया, अब पढ़ना चालू करो। मतलब ये था कि उनको उसमें स्टैंडर्ड नहीं दिखा, बस फॉर द सेक ऑफ राइटिंग लिखता गया। तो आपके एस्से के लिए और बाकी चीजों को भी रिफाइन करने के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप एग्जाम नजदीक नहीं है, मान ली 2 घंटे 3 घंटे नहीं है, 2 3 महीने बाद नहीं है, अगले साल है एग्जाम, तो कुछ समय निकालिए, सोने से पहले एक हैबिट बनाइए कि 5 पेज ही केवल पढ़ें किसी दूसरे बुक का। पर डे अगर आप 5 5 पेज पढ़ते हैं तो आप महीने में 150 पेज का एक बुक खत्म कर देंगे, या 2 महीने में 300 पेज का एक बुक खत्म हो जाएगा। यानी कि साल में आपका लगभग 6 बुक ऐसा खत्म हो जाएगा 300 पेज का, सिर्फ 5 पेज। 5 पेज पढ़ने में आपको कितना लगेगा? 10 15 मिनट हिंदी में पढ़ते हैं तो कोई ज्यादा लोड भी नहीं है, आपका थोड़ा दिमाग भी बदल गया, आपको नया इनपुट भी मिल गया, आपका वोकैबलरी भी रिफाइन हो गया। ये छोटा छोटा ट्विकिंग है, आप अपने दिनचर्या में थोड़ा सा ट्विक करेंगे तो आपका पर्सनैलिटी अलग लेवल पे चला जाएगा। चलिए अगला लिखिए। भारतीय संविधान में भारतीय संविधान में आर्थिक तथा सामाजिक नियोजन का उल्लेख, भारतीय संविधान में आर्थिक तथा सामाजिक नियोजन का उल्लेख 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची, 7th शेड्यूल कंकरेंट लिस्ट, 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट में किया गया है। क्या है ये अनुवर्ती समवर्ती सूची? नहीं, पॉलिटी में पढ़े हैं ना? हाँ, तो यूपीएससी एक समय में बहुत टॉप फेवरेट होता था कि इस लिस्ट से भी पूछता था पॉलिटी में। अब आप बोलेंगे कि कैसे याद करेंगे, स्टेट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है और कंकरेंट लिस्ट है, तीनों को देखते देखते आपका दिमाग दही हो जाएगा और एक क्वेश्चन के लिए। तो उस केस में बेस्ट चीज ये होता है कि आप कुछ नहीं करना होता, याद नहीं करना होता, एक बार देख लेना होता है, बार बार देखते रहना होता है। और वर्ड जब आप पढ़ते हैं उसमें से जब क्वेश्चन आता है और उसको जब आप ऑप्शन पढ़ते हैं तो आपको रेजोनेंट क्रिएट होता है दिमाग में कि हाँ ये उस लिस्ट में देखे थे, समवर्ती लिस्ट में। एक क्वेश्चन को सही करने के लिए अगर आप पूरा लिस्ट रखने बैठेंगे तो संभव नहीं है। प्रैक्टिकल चीज का भी बात करेंगे कि भाई आप फोटोजेनिक मेमोरी हम लोग लेके नहीं बैठे हुए कि देखे छप गया दिमाग में और गए तो उसी को उतार दे, नहीं, एक क्वेश्चन के लिए हमको लोड उतना नहीं लेंगे, लेकिन उसको छोड़ेंगे भी नहीं। कुछ कुछ पॉपुलर चीज पूछेगा तो वो तो आपको बेसिकली याद ही रहना चाहिए। पॉपुलेशन अभी मान लीजिए सेंसस न्यूज में है, तो आपको ये आपका दायित्व बनता है कि सेंसस किस चीज में लिखा हुआ है, स्टेट लिस्ट में है, सेंटर में है कि कंकरेंट में है, वो आप खोल के देखेंगे। इकोनॉमिक प्लानिंग पढ़े तो चलिए हम बता ही दिए आपको क्या इसमें है। तो इस तरह का जो भी टर्म न्यूज में रहे उसको देखते रहिए, और रेस्ट कभी भी एग्जाम से पहले 10 बार उसको बस लिस्ट को एक बार सरसरा के पढ़ लीजिए, और पढ़िए तो दिमाग वहीं रहे। ऐसा नहीं कि उसको पढ़ रहे हैं और दिमाग आपका इको पार्क पे हो, तो नहीं ये करेगा। आइडिया ये है कि जब आप पढ़ते हैं और उसको दिमाग में एक बार रेजोनेंट क्रिएट करते कि अच्छा ठीक है, समवर्त इकोनॉमिक प्लानिंग समवर्ती सूची आंख बंद करके एक बार सोच लिया और खत्म कर दिए, याद नहीं करना है। नेक्स्ट टाइम जब आप ऑप्शन में पढ़ेंगे इकोनॉमिक प्लानिंग वर्ड आएगा तो आपका दिमाग ऑटोमेटिक बोलेगा कि ये समवर्ती सूची में ही था, हमको याद आ रहा है कि समवर्ती सूची में था। और आप इस पे जब ज्यादा रिलाई करेंगे तभी आपका यूपीएससी के पेपर में स्कोर बढ़ेगा। ये बहुत पते की बात है, आपको हम बता रहे हैं। 6 अटेम्प्ट का एक्सपीरियंस दे रहे हैं, इसमें इस चीज को किए बिना आप नहीं बढ़ सकते हैं 105 110 के रेंज में। जो भी 105 110 नंबर ला रहा है
आप लिख के ले लीजिए कि उसको 30 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं सही हो रहा है, उसका 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन पे ही वो कॉन्फिडेंट है। रेस्ट क्वेश्चन वो इसी तरह करता है, कुछ एलिमिनेशन राउंड खेलेगा, कुछ दिमाग में रेजोनेंस क्रिएट करेगा, कुछ इस तरह का करता है। चलिए, नियोजन नियोजन का उद्देश्य। इसमें हम लिखवाएंगे नहीं, ये आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग करना है अभी। 2 मिनट लीजिए, पॉइंट सोचिए। क्योंकि नियोजन क्या है अगर हम अच्छे से समझ रहे हैं तो इसका उद्देश्य भी अब तक क्लियर हो गया होगा। संसाधन का अधिकतम नहीं बोलेंगे, अधिकतम वर्ड जो है वो अपने आप में अधिकतम, अच्छा, इन सब से निकलिए। यूपीएससी तैयारी में बीच वाला रास्ता रखेंगे, इष्टतम या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। समझ गए? निर्धनता दूर करना, हाँ, तो वही सब पॉइंट है। इसको आप अपना बना लीजिए। संसाधन का इष्टतम उपयोग, संसाधनों का वितरण, या इष्टतम उपयोग जब लिख लिए तो वितरण में जाना ही नहीं है। वितरण तभी होगा जब निर्धनता, गरीबी का दुष्चक्र तोड़ना। निर्धनता लिख के खाली ये नहीं लिख दीजिएगा कि निर्धनता बढ़ाना इसका ये हो गया, उसके नीचे अपना लिख लीजिएगा कि निर्धनता को हटाना या गरीबी हटाना, ये सब, क्योंकि हम तो बस आपको एक पॉइंटर देके निकल रहे हैं। आधारभूत संरचना का निर्माण, इकोनॉमी, ये सब आ जाएगा ना। हाँ, बोल सकते हैं। ठीक है। बेसिकली इसमें, हाँ, इसको ध्यान रखेंगे कि हम संसाधन का इष्टतम उपयोग, तो संसाधन का इष्टतम उपयोग किस चीज के लिए, आप अगर देश के लेवल पे सोच रहे हैं, आप सरकार हैं, तो सरकार संसाधन का इष्टतम उपयोग क्या करेगा? लोगों के भलाई के लिए ही करेगा और देश के प्रगति के लिए ही करेगा। ये 2 पॉइंट याद रखेंगे तो आप बहुत सारा पॉइंट होगा जनरेट कर सकते हैं। तो देश का प्रगति किससे होगा? आधारभूत संरचना का निर्माण, हाँ, सामाजिक जो असमानता है उसको दूर करेगा, जो आर्थिक वृद्धि है वो, अच्छा, जो मैक्सिमम आर्थिक वृद्धि जीडीपी ग्रोथ है उसको अचीव करना। तो ये सब उद्देश्य उसी का आ जाएगा इनडायरेक्ट वे में। मेन इसका अगर एक डायरेक्ट कोई पॉइंट होगा तो ये होगा। सीधा सा बात, इसको ध्यान रखना है और देश के लेवल पे सोचना है, बात खत्म। अब लिखिए नियोजन के प्रकार। नियोजन के प्रकार, पहला लिखिए। देखिए, प्रकार में समझ, पहले समझिए थोड़ा सा कि हम क्यों यहाँ पे, जब हम नियोजन का प्रकार बोल रहे हैं, टाइप्स ऑफ प्लानिंग,
तो क्यों हम इसमें एक टाइप का प्लानिंग नहीं होगा, उसको समझना होगा। क्योंकि एक में क्या होगा कि यहाँ पे एक तो हो गया स्टेक होल्डर आपका सरकार, एक हो गया बाजार, एक हो गया क्षेत्र जहां पे विकास होना है, एक हो गया लोग। इन सब के अंतर संबंध पे जो आपसी डिपेंडेंस होगा उस हिसाब से प्लानिंग होगा। अगर सरकार को बाजार के रीजन में कुछ बोलना होगा तो टाइप्स ऑफ प्लानिंग उस हिसाब से चेंज करेगा। क्योंकि सरकार अगर बाजार को खुला छोड़ देगी तो वो प्लानिंग अलग हो जाएगा। सरकार अगर बाजार को बोलेगी कि भैया तुमको ये ऑब्जेक्टिव तुम्हारे लिए हम फिक्स करेंगे, प्लानिंग अलग हो जाएगा। सरकार अगर ये बोलेगी कि तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको फ्रेमवर्क में रहना है, हम जो बोलेंगे बस वही करना है, बाजारी सब्जियां तेल लेने गई, तो उसका डिपेंडेंसी उस हिसाब से हुआ, तो वो एक अलग टाइप का प्लानिंग हो गया। सरकार अगर क्षेत्र पे फोकस कर रही है, बाजार को एक मिनट के लिए साइड कर दी। कभी कभी आप देखते होंगे कि किसी एरिया के डेवलपमेंट के लिए सरकार क्या करती है, उसमें गई और रोड बना दी, वहां पे रोड बना दी, बिजली का खंभा पहुंचा दी, सब कुछ कर दिया, पीछे पीछे बाजार खुद ब खुद पहुंच जाता है कि भैया यहाँ पे कुछ करेंगे। अभी आजकल आप लोग नाम सुने होंगे सैटेलाइट टाउन का। पटना के इर्द गिर्द भी हर, मतलब बिहार सरकार भी ये प्रपोजल लाई है कि जो मेजर आपका टाउन है, वैसे बिहार में अगर देखा जाए तो पटना छोड़ के कोई टाउन है भी नहीं। आप मुजफ्फरपुर चले जाइए, दरभंगा चले जाए तो आप सफोकेट कर जाएंगे। और शिवहर वाला हंस रहा है, बताइए आज भी सबसे पीछे है। बाजार उजार का तो अभी भी वही हाल होगा। हाँ। अच्छा, फिर भी आप ठीक है, मुजफ्फरपुर और शिवहर में तुलना नहीं किया जा सकता है। आपका मुजफ्फरपुर में जो गांव होगा ना वो शिवहर जिला है। बस उसको जिला बना दिया गया है पॉलिटिकल इस पे। हम लोग छोटे छोटे थे जब जिला का ये हुआ था, गए थे, लालू जी पहुंचे थे हेलीकॉप्टर से, हम लोग स्कूल में नवाब हाई स्कूल के कैंपस में हुआ था। तो हम लोग कितने इतने छोटे, चौथा पांचवा में होंगे, तो खुद खुद 94 में हुआ था, हाँ 94 में, 94 में था कि 96 में था, नहीं 94 ही था, सॉरी। तो कूद कूद के गए थे देखने हम लोग के। अच्छा, सिर्फ जिला बनने के बाद क्या होता था कि वहां पे ना सबसे मजेदार ये होता था कि चोर तार काट के लेके चला जाता था। वो जो बिजली वाला तार होता है ना ऊपर में, तो हाँ, तो उसको 6-6 किलोमीटर तार काट लेता था। और हम लोग जितना दिन शिवर, मतलब 10th हम शिवर से ही किए हैं, जितना दिन रहे उसमें मान लिया कि अगर 6-7 साल रहे तो 4 साल बिजली नहीं आता था। मतलब 6-6 महीना लाइन कटा हुआ, वो तार आएगा, तार जुड़ेगा, तब बिजली आएगा। तो जो बाकी जगह पे 1-2 घंटा 3 घंटा भी लाइट आता था, हम लोग वो नहीं देखते थे। अब बाढ़ के समय तो सबसे मजेदार समय बाढ़ होता था, एकदम स्कूल बंद, स्कूल में हम लोग को पानी, हम लोग साइकिल पे बैठते थे उस पानी में चलाते थे साइकिल। और उसके बाद तीसरा मजेदार होता था जब अगल बगल कहीं मर्डर होता था। पिछड़ा एरिया है तो उसका तो एक निशानी ये भी है ना, नक्सलाइट प्रोन जोन था वो। तो हमको याद है एक बसैया, उधर एक गांव होता था बसैया साइड में, हाँ पिपराही साइड में एक मर्डर हुआ। एक पूरा का पूरा जमींदार के घर में ना माओइस्ट आके सबका गला काट दिया था, 6-7 लोग का काट दिया था। और हम लोग छोटे छोटे थे तो स्कूल से गए थे देखने की कैसे काटा। अब समय समझ ही रहे हैं, अब सब जा रहा है तो हम लोग भी चल दिए। अब तो हिम्मत भी नहीं हुआ, तो खून देख के चक्कर आएगा। उस समय का अलग था। तो ये बता रहे थे कि जैसे सैटेलाइट टाउन का बात हुआ, तो सैटेलाइट टाउन में अभी सरकार क्या करे, बिहार सरकार का अगर आप नीति ये पता होगा आप लोग को, या इकोनॉमिक सर्वे में पढ़े होंगे तो आप लोग जानते होंगे कि सरकार क्या कर रही है कि जो मेन टाउन है उसके दूर पे थोड़ा दूर जाके एक सैटेलाइट टाउन का कॉन्सेप्ट लाई है। वहां पे वो कुछ नहीं कर रही है, जमीन को चिन्हित कर रही है और वहां लोकल बिल्डर्स को बोल रही है कि इस एरिया को तुम प्लॉटिंग करके बेचो, मेरा काम सिर्फ होगा यहाँ पे नाला बना देना, ये बिजली का खंभा पहुंचा देने देना, ट्रांसफार्मर पहुंचा देना, बिजली पहुंचा देना। आर्थिक
हाँ मतलब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ये करके हम उपलब्ध करा दें। रेस्ट जो है प्राइवेट बिल्डर जो है वो लोग जमीन जब जाके वहां पे एक्वायर करेगा और उसको वो लोग प्लॉटिंग करके बेचेगा। वो चाहेंगे ताकि कनेक्टिविटी बना रहे इसे, और इस पे प्रेशर मेन टाउन पे आपका प्रेशर कम हो जाए और यहाँ पे हो जाए। तो यहाँ देखिए क्या हुआ, बाजार को इंक्लूड किया वो। अगर हम स्टेट और स्टेक होल्डर के बीच का हम जो इंटरडिपेंडेंस का बात कर रहे थे, आपस में कैसे एक दूसरे से संबंध बनाता है और प्लानिंग कैसे निर्भर करता है उसकी बात कर रहे करें, तो यहाँ क्या किया वो, यहाँ क्या किया कि एक क्षेत्र का विकास किया। रीजनल वाला कॉन्सेप्ट आया कि इसको रीजन, उस रीजन को विकास करना है, तो सरकार उसमें ये सब इन्वेस्ट कर दी और उसके बाद बाजारी शक्तियों को छोड़ दिया कि अब आप अपने हिसाब से वहां पे लोगों को जमीन प्लॉटिंग करके बेचो, मेरा कोई रोल नहीं है। दूसरा मॉडल ये हो सकता था कि सरकार खुद ही जमीन एक्वायर करती, खुद ही जमीन एक्वायर करती, खुद ही रोड बनाती, खुद ही बिजली ये करती और फिर लॉटरी सिस्टम निकाल के लोगों को बेचती, या अपने जो इसका इंस्टीट्यूशन है उसके थ्रू वो बेचती कि भैया मेरा हाउसिंग बोर्ड है, हाउसिंग बोर्ड लो यहाँ पे जमीन बेच रहा है, तुम लोग को जिसको खरीदना है आओ, अपना पैसा दो और खरीद के चले जाओ। एक प्लानिंग का मॉडल ये भी होता। तो देखिए जैसे जैसे नेचर ऑफ इंटरेक्शन बदल रहा है, प्लानिंग का नेचर बदल रहा है, तो इसीलिए हम यहाँ पे आपको अंतर संबंधों के आधार पर बताने जा रहे हैं। तो पहला लिखिए, सर ये खुद ही एक्वायर करके। देखिए सरकार, अगर आप देखेंगे चूंकि आप लोग बीजेपी गवर्नमेंट को बहुत क्लोजली फॉलो किए हुए हैं 2014 से, या बहुत न्यूज में रहा है, तो आपको दिमाग में ये एग्जांपल घुसेगा। मोदी जी आए तो पहला चीज बोले कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, ये वर्ड सुने हैं। तो सरकार का बोला जाता है कि प्राइमरी काम है गवर्नेंस का, सर्विस प्रोवाइड करना सरकार का काम मेजर नहीं है। सरकार का काम है कि ऐसा उचित वातावरण तैयार करें कि लोग उसमें खुद ही पार्टिसिपेट करें और वो लोग उसी फ्रेमवर्क के भीतर रहें, ये सरकार इंश्योर करे। तो सरकार अगर घुस जाएगी इसमें, जमीन एक्वायर करेगी, फिर आपके लिए घर देने जाएगी, तो गवर्नेंस का काम लिमिटेड रिसोर्स है ना, आदमी मैन पावर, ये अभी तो वैसे भी देखते हैं कि एक काम जो 1 महीने बाद होता है, अच्छा, 1 साल बाद होता है। अब ये काम भी अगर वो अपने हाथ में ले लेगी तो आप सोचिए कितना दिन के बाद आपका काम होगा, जो जेन्युइन काम है। तो इसीलिए सरकार, तो उसका कम्युनिस्ट मॉडल तो वही था ना कि सब कुछ, सारा संसाधन सरकार के कंट्रोल में होता था और सरकार सर्विस देना शुरू की। उसका दिक्कत क्या हुआ कि आपके पास भी कोई मोटिवेशन नहीं रहा। अगर सपोज कीजिए कि कल को सरकार ये बोले कि सारा कोचिंग इंस्टीट्यूट सरकार अपने हाथ में ले ले, हमको अपना पैसा दे सैलरी कि भैया आपका ये सैलरी है, टीचर का एक सैलरी है, हम इतना पैसा लीजिए और आप पढ़ाइए, आप अपना प्रॉफिट नहीं कमा सकते हैं, हम क्यों एफर्ट लगाएंगे कि हमको बाकी मार्केट से अच्छा होना है। हम तो बोलेंगे ना भैया ठीक है, जब हमको 2 घंटा पढ़ाए तब भी इतना ही पैसा मिलना है, 10 घंटा पढ़ाए तब भी हमको इतना ही करना है। और ये भी सोचना पड़ेगा कि सरकार के पास लिमिटेड रिसोर्स होने के कारण वो ये भी इंश्योर नहीं कर पाएगी एक पॉइंट के बाद कि इसको, आपको जो शिक्षा मिले वो क्वालिटी शिक्षा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। निजीकरण वो एक अलग डिबेट है, प्राइवेटाइजेशन का भी निगेटिव है। प्राइवेटाइजेशन का निगेटिव है कि अगर मोनोपोली हो गया, रेट कंट्रोल नहीं रहा, तो आम आदमी को तो वो सर्विस से वंचित हो जाता है ना। तो बोला जाता है कि जो एसेंशियल सर्विसेज है उसको अगर आप प्राइवेटाइजेशन की ओर लेके चले जाएंगे तो आम आदमी से वो बाहर चला जाएगा। तो इंक्लूड बहुत सारा डायमेंशन है, धीरे धीरे समझ में आएगा, अभी उस डिबेट में नहीं जाते हैं। अभी हम लोग बस इतना रखते हैं कि सरकार का मेन काम है गवर्नेंस, न कि गवर्नमेंट। तो गवर्नेंस में उसको सर्विस प्रोवाइड करना, सरकार एक सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। हाँ, आधारभूत उसको व्यवस्था प्रोवाइड करे, सर्विस प्रोवाइड करना बाजारी शक्तियों का काम है। तो उसको ऐसा उचित वातावरण तैयार करे जिसमें सरकार जाके, सॉरी, वो प्राइवेट प्लेयर जाके अपना सर्विस प्रोवाइड करे। आइडिया यही है बेसिक। तो लिखिए पहला, राज्य और बाजार के अंतर संबंधों के आधार पर। राज्य और बाजार, राज्य और बाजार के अंतर संबंधों के आधार पर। ठीक है।
इसमें अब लिखिए पहला, इसका पहला हो गया राज्य। इस टाइप का राज्य और बाजारों के अंतर संबंध के आधार पर जो पहला मॉडल होगा उसका नाम है आदेशात्मक नियोजन। पहला लिखे हैं तो उसको ए कर लीजिए, पहला, उसके बाद ए, आदेशात्मक नियोजन, जिसको इंग्लिश में लिखेंगे इंपेरेटिव प्लानिंग, इंपेरेटिव प्लानिंग। नाम से क्लियर है, आदेशात्मक नियोजन, सरकार आदेश दे रही होगी, बाजारी शक्तियां एक सेकेंडरी फोर्स के रूप में उसका पालन कर रही होगी, तो इसको लिखिए आदेशात्मक नियोजन। आदेशात्मक नियोजन एक केंद्रीकृत व्यवस्था है, सेंट्रलाइज्ड अरेंजमेंट है, केंद्रीकृत व्यवस्था है, केंद्रीकृत व्यवस्था है जिसमें राज्य, जिसमें राज्य और सरकारी संस्थाओं का, जिसमें राज्य और सरकारी संस्थाओं का व्यापक एवं प्रत्यक्ष हस्तक्षेप होता है, जिसमें राज्य और सरकारी संस्थाओं का व्यापक एवं प्रत्यक्ष हस्तक्षेप होता है। यहाँ जो राज्य लिखे हैं उस राज्य का मतलब बिहार राज्य और ये नहीं है, पॉलिटी वाला जो आर्टिकल 32 में जो यूज किया हुआ है स्टेट, वो सरकार को, मतलब वहां पे राज्य का मतलब स्टेट नहीं है, ये स्टेट वो स्टेट है जो पॉलिटी में आप लोग पढ़ते हैं, मतलब समझ गए आपने, समझ गए ना, पॉलिटी में जो है उस वो समझना है। केंद्रीय, इस योजना के अंतर्गत, इस योजना के अंतर्गत आर्थिक निर्णय, इस योजना के अंतर्गत आर्थिक निर्णय, इस योजना के अंतर्गत आर्थिक निर्णय बाजार प्रणाली के बजाय, बाजार प्रणाली के बजाय केंद्रीय योजना प्राधिकरण के माध्यम से किया जाता है। केंद्रीय योजना प्राधिकरण, अथॉरिटी, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, केंद्रीय योजना प्राधिकरण के माध्यम से किया जाता है, किया जाता है। इस मॉडल में, इस मॉडल में निर्णय की प्रक्रिया, इस मॉडल में निर्णय की प्रक्रिया, इस मॉडल में निर्णय की प्रक्रिया केंद्रीकृत होती है, निर्णय की प्रक्रिया केंद्रीकृत होती है, इसलिए इसे, इसलिए इसे केंद्रीकृत नियोजन भी कहा जाता है, इसलिए इसे केंद्रीकृत नियोजन भी कहा जाता है। दूसरा है इसी में बी, मोस्टली इसमें कम्युनिस्ट वगैरह में यही सब, यही मॉडल चलता था, सेंट्रल मॉडल की। अब सब कुछ ऊपर से, मतलब इसको टॉप डाउन भी बोलते हैं, कि ऊपर में सरकार जो है सब कुछ निर्णय कर दी, अब रेस्ट बाजारी शक्तियां जो है उसको फॉलो करने में लगी हुई है। एक है, उसका दूसरा है बी पार्ट, निर्देशात्मक नियोजन, डायरेक्शनल प्लानिंग, डायरेक्शनल प्लानिंग।
निर्देशात्मक नियोजन, यह एक विकेंद्रीकृत व्यवस्था है। यह एक विकेंद्रीकृत डिसेंट्रलाइज्ड, यह एक विकेंद्रीकृत व्यवस्था है जिसमें राज्य और सरकारी संस्थाओं का जिसमें राज्य और सरकारी संस्थाओं का जिसमें राज्य और सरकारी संस्थाओं का नियोजन में नियोजन में सांकेतिक और परोक्ष हस्तक्षेप होता है। सांकेतिक और परोक्ष हस्तक्षेप होता है। इनडायरेक्ट, परोक्ष हस्तक्षेप होता है। इसमें सरकार केवल नीतियां बनाने का कार्य करती हैं। इसमें सरकार केवल नीतियां बनाने का कार्य करती हैं तथा इसका क्रियान्वयन इसमें सरकार केवल नीतियां बनाने का कार्य करती है तथा इसका क्रियान्वयन निजी क्षेत्रों के द्वारा किया जाता है तथा इसका क्रियान्वयन इम्प्लीमेंटेशन, क्रियान्वयन निजी क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। ठीक है, मोर और लेस ये आ, आदेशात्मक और निर्देशात्मक कैसे? एक निर्देश दे रहा है, हम आपको इसको ऐसे समझिए कि आदेश और निर्देश में अंतर क्या हुआ कि हम आपको बोले कल से कि आप अगर यहाँ क्लास अटेंड करने आएंगे तो एक फॉर्मल ड्रेस में आएंगे, जूता पहनेंगे, फुल स्लीव शर्ट पहनेंगे और टाई लगा के आएंगे और क्लास अटेंड करेंगे। अगर आप नहीं आए तो यू विल बी पिनलाइज्ड, आप क्लास नहीं घुसने दिया जाएगा, आपको फाइन किया जाएगा या हम क्लास नहीं लेंगे। तो ये मेरा डायरेक्शन हुआ या मेरा आदेश हुआ। लेकिन हम दूसरा सेंस में आपको बोले कि आइडियली आप लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं, अभी से आपको फॉर्मल में रहना चाहिए, आपको जूता पहन के आना चाहिए, आपको फुल स्लीव शर्ट टाई वगैरह में आना चाहिए, अभी से लगना चाहिए कि आप आईएएस ऑफिसर हैं। इस बार हम आपको आदेश दिए कि निर्देश दिए? अभी क्या हो रहा है कि हम आपको एक डायरेक्शन दे रहे हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए। इसमें क्या है कि सेकंड वाले में हम ये बोल रहे हैं कि हम इम्प्लीमेंटेशन में कहीं नहीं है, हम आपको बताए कि इनडायरेक्ट वे में हम आपको थोड़ा सा गाइड किए कि नहीं हमको ये अचीव करना है और ये अचीव करने के लिए हम आपको जो भी नीति होगा पॉलिसी होगा हम उस लेवल पे काम करेंगे, लेकिन मेन इम्प्लीमेंटेशन आपको करना है। तो आदेश और निर्देश में थोड़ा अंतर है, इसको वर्ड पे अभी तक हम लोग निर्देश को आदेश ही मान रहे हैं, अंतर यहां हो रहा है। निर्देश इज जस्ट लाइक डायरेक्शनल, दिशा निर्देश दिए कि आपको उधर जाना है और आदेश दिए कि जाके बाएं साइड जाओ और पानी लेके आओ, और बोले कि पानी अगर आपको लाना है तो आपको बाएं साइड जाना होगा। एक तरफ हम आपको डायरेक्शन दे रहे हैं, एक तरफ हम आपको आदेश दे रहे हैं, तो यहाँ पे अंतर है। देख रहे हैं ना हिंदी आप लोग का कितना मजबूत है। हाँ, नहीं नीति कहाँ, उसमें तो पूरा इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ना, वो तो कह रहे हैं कि हमको 6% लाना है और 6% लाने के लिए तुमको पूरब दिशा में दौड़ना होगा, आपको उत्तर दिशा में दौड़ना होगा, और दौड़ोगे नहीं दौड़ोगे तो तुम लोग को हटा देंगे, दूसरे को लेके आएंगे। और यहाँ हम नीति बनाए कि भैया जो जो उत्तर दिशा में दौड़ेगा उसको हम 5 रुपया देंगे और जो जो दक्षिण दिशा में जाएगा उसको हम 50 रुपया देंगे, और ताकि जो लोग को मन करे वो दौड़े 50 रुपया ले कि मेरा उधर ग्रोथ हो जाए। यहाँ क्या किया, अंतर हो गया ना दोनों में, समझे बात को?
एक में हम आपको आप ट्विस्ट कर दिए कि भैया ये है, और एक में से ऐसे समझिए कि एक में हम आपको छड़ी दिए और एक में हम कैरेट लटका दिए आपके आगे कि भैया ये रहा आपको गाजर, अगर आप ये अचीव करेंगे तो आपको ये मिलेगा। इंड्यूस किए हैं उसमें, आप जरूरी नहीं कि हम आप ही से करवाएं। हम बस गाजर लटकाएं, चाहे तो ये भी कर सकते हैं, चाहे तो आप ही भी कर सकते हैं। वहां हम क्या किए कि आपको रोल डिफाइन कर दे कि आपको जाना है इस डायरेक्शन में और वो स्कूल खोल के आना है। नहीं खोलेंगे तो आपको पेनलाइज करेंगे, हटा देंगे, रेस्ट्रिकेट कर देंगे, दूसरे को लाएंगे। यहाँ पे है कि हम स्कूल को, जो भी खोलेगा स्कूल उसको हम इतना सब्सिडी देंगे, इतना बजट देंगे, और वहां उस जिले में एक स्कूल होना चाहिए, ये दिए तो अंतर हो गया ना। अब दूसरा लिखिए, लक्ष्य लक्ष्य प्राप्ति की रणनीति के आधार पर। पहला था बाजार और सरकार के इंटरडिपेंडेंस पे, दूसरा है लक्ष्य प्राप्ति की रणनीति के आधार पर। लक्ष्य प्राप्ति की रणनीति के आधार पे, दो पेन में तो फिर कैसे होता होगा? जैसे अभी इसका बी लिखिएगा तो उसको ब्लू में ही लिखिएगा कि ग्रीन में लिखना है? उसको ग्रीन में लिखना चाहिए था ना। लक्ष्य प्राप्ति की रणनीति के आधार पर, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं कि लक्ष्य फिक्स करते हैं, गोल फिक्स करते हैं इकोनॉमी का मोस्टली, और फिर हम कोशिश करते हैं कि सारा का सारा तंत्र मेरा उसको अचीव करने में लग जाए। तो पहला लिखिए इसका, संरचनात्मक नियोजन। संरचनात्मक नियोजन, स्ट्रक्चरल प्लानिंग। स्ट्रक्चरल प्लानिंग इंग्लिश में लिखेंगे इसको। यदि आर्थिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, यदि आर्थिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, यदि आर्थिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संसाधनों के वर्तमान स्वामित्व, संसाधनों के वर्तमान स्वामित्व के ढांचे, कॉमा, उत्पादन की विधि, उत्पादन की विधि एवं एवं संस्थागत व्यवस्था में, एवं संस्थागत व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किया जाए। संस्थागत व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किया जाए। आमूलचूल का मतलब क्या बोलेंगे? रुक जाइए, इंग्लिश में मतलब बहुत बहुत ड्रास्टिक चेंज जिसको बोलते हैं, फंडामेंटल ड्रास्टिक चेंज जिसको बोलेंगे, वो आमूलचूल होता है। आमूलचूल परिवर्तन किया जाए, हम तो यह संरचनात्मक नियोजन कहलाता है। तो यह संरचनात्मक नियोजन कहलाता है। जैसे 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 भूमि सुधार, भूमि सुधार, बैंकों का राष्ट्रीयकरण इत्यादि। जैसे भूमि सुधार, बैंकों का राष्ट्रीयकरण इत्यादि। हरित क्रांति, हरित क्रांति जो था वो फंक्शनल था। हम आते हैं उस पे, अभी दूसरा भी लिखवा देते हैं तब आपको उस पे आएंगे। दूसरा है, इसका दूसरा टाइप है, लक्ष्य प्राप्ति वाले में ही दूसरा टाइप है,
प्रकार्यात्मक नियोजन, फंक्शनल प्लानिंग। प्रकार्यात्मक। फंक्शनल प्लानिंग। यदि आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए यदि आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संसाधन स्वामित्व के ढांचे संसाधन स्वामित्व के ढांचे, कौमा उत्पादन की विधि, उत्पादन की विधि अथवा संस्थागत व्यवस्था में अथवा संस्थागत व्यवस्था में संस्थागत व्यवस्था में कोई मूलभूत परिवर्तन लाने के बजाय कोई मूलभूत परिवर्तन लाने के बजाय कोई मूलभूत परिवर्तन लाने के बजाय उसके अनुकूलतम दोहन की रणनीति अपनाई जाए, उसके अनुकूलतम दोहन की रणनीति अपनाई जाए, अनुकूलतम दोहन की रणनीति अपनाई जाए, तो यह प्रकार्यात्मक नियोजन कहलाता है। तो यह प्रकार्यात्मक नियोजन, फंक्शनल प्लानिंग कहलाता है। जैसे हरित क्रांति के द्वारा जैसे हरित क्रांति के द्वारा कृषि क्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि करना। हरित क्रांति, अब देखिए आपका उत्पादन की विधि पे ये लगा हुआ है, तो देखिए आपको समझना होगा इसमें कि हरित क्रांति जो आया, उत्पादन का विधि क्या बदला। पारंपरिक तरीका तरीका तो अभी भी वही था कि उसमें आप HYV सीड ही यूज किए हैं ना ज्यादा। तरीका उत्पादन का, कृषि उत्पादन का विधि अभी तक वही है कि हम सीड लाए, पानी डाले, खाद डाले और ये निकला। हम इसमें ये होगा कि जब जब उत्पादन का विधि में सपोज कीजिए कि जैसे हम अब तक कोई एक प्रोसेस से मान लीजिए कि हम स्टील बना रहे हैं और पूरा का पूरा वो प्रोसेस बदल दिए, एक ऐसा प्रोसेस लाए जिसमें हमको लेस कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन हो रहा हो, सस्टेनेबल वे में ये चल रहा हो कि एकदम जीरो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन हो रहा हो, स्टील उसी ग्रेड का निकल रहा हो, तो हम पूरा का पूरा उत्पादन विधि बदल दिए। समझ गया। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ आप सीड बदले हैं, एक HYV सीड बदले, लेकिन ट्रेडिशनल फॉर्म में उत्पादन विधि वही है कि सीड डाले, खाद यूज किए, पानी पानी का अच्छा सिंचाई का व्यवस्था आप किए। HYV अगर आप हरित क्रांति को डिटेल में पढ़ेंगे, स्पेशली ये आपका सिलेबस होगा यूपीएससी का पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया वाला पार्ट जो है पेपर 1 मेंस का सिलेबस, उसमें ये पार्ट आ जाएगा हरित क्रांति वाला। तो जब आप उसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो हमारा पर एकड़ उत्पादन था वो बहुत कम होता चला गया, और हमारा आर्म ट्विस्टिंग PL480 जो अमेरिका हमको सपोर्ट करता था, उसके तहत वियतनाम वार और बाकी चीजों में हमको सपोर्ट मांगने लगा, और हम नॉन अलाइन मूवमेंट के सपोर्ट करते, तो हम लोग को आर्म ट्विस्टिंग करने लगा, बोला इन सब अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर हमको सपोर्ट करो, नहीं तो तुमको अनाज देना बंद कर देंगे। तो इंडिया के आत्म स्वाभिमान को धक्का लगा और चीजों को रिफॉर्म करना शुरू हुआ, तभी मैक्सिकन
जो वैरायटी था उसको लेके, वो हाई यील्डिंग वैरायटी था HYV सीड्स, उसको लेके यहाँ पे हम आए, एक्सपेरिमेंट हुआ। MS स्वामीनाथन वगैरह थे, ये लोग किए। किस अब सवाल ये भी उठता है, हम लोग को एक पूछा गया था शायद 2015 मेंस में, कि उधर ही क्यों सक्सेसफुल हुआ, पंजाब और उस सब वाले रीजन में। तो वो समझना पड़ेगा आपको कि भाई बेसिक फैक्टर आप भी जानते हैं, अगर हमको नहीं भी पता है तब भी हम उसका पॉइंट निकाल सकते हैं। लेकिन ये एक तरीका था कि उधर लाया गया। हम इसके अभी डिटेल आंसर में नहीं जा रहे हैं कि उसको क्यों उधर सक्सेसफुल हुआ, क्या हुआ। उसका प्लॉट बड़ा था, जो भाखड़ा नंगल परियोजना था, तो उसके कारण कनाल सिस्टम उसका बहुत इरिगेटेड था। वीट उसका जो था, पंजाब में रोटी, मतलब वीट गेहूं का ज्यादा पर्सनल था, और HYV सीड पहले वीट में ही आया, तो इन सब फैक्टर्स के कारण वहां पे ज्यादा सक्सेसफुल हुआ और लोग उसको ज्यादा अपनाए भी। तो वो अलग डिबेट है, वो इस डिस्कशन का हिस्सा नहीं है। बट इसमें हम यही आपको बताना चाह रहे हैं कि उत्पादन विधि जो है, वो बस सीड चेंज हुआ था। हाँ, हाँ, विधि चेंज हुआ, विधि चेंज हुआ। सरकार अगर ये डिसाइड करती है कि अब स्टील का प्रोडक्शन ऐसे ही होना चाहिए, तो वो फंक्शनल चेंज हुआ। लेकिन अब स्ट्रक्चरल चेंज में मतलब पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बदल रहा है। स्ट्रक्चर बदलने का मतलब क्या हुआ, कि ऐसे समझिए कि हमको 5% ग्रोथ चाहिए, 5% ग्रोथ चाहिए, और अभी क्या है, एजुकेशन सेक्टर बहुत आगे चल रहा है, और हमको फोकस करना है कि कृषि सेक्टर भी बहुत ज्यादा ग्रोथ करे। तो हम क्या किए कि चीजों को ओरिएंटेशन इस तरह से करने लगे कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एक क्रिएट कर दिए, कि भैया डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर अभी क्रिएटेड है, मान लीजिए अभी सरकार नहीं रहता डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, और हम एक नया मिनिस्ट्री क्रिएट कर दिए, सिर्फ इसके लिए कि भैया इस सेक्टर का ग्रोथ इतने परसेंट पे होना चाहिए। यानी कि हम इसके फंक्शनिंग के लिए जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज कर रहे हैं। तो ये स्ट्रक्चरल प्लानिंग का हिस्सा हो गया। भूमि सुधार में क्या था, कि भूमि लोगों के पास जिस तरह से था, हम उसके पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को चेंज कर दिए, चकबंदी लाए, उसका सीलिंग एक्ट लाए कि इतना से ज्यादा आप नहीं रख सकते, इससे ज्यादा होगा तो सरकार कैप्चर कर लेगी, तरह तरह का नियम लाया। तो ये हम जमीन के स्वामित्व के पैटर्न को बदल रहे हैं। तो ये आपका स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। लेकिन अगर हम फंक्शनल एस्पेक्ट पे जाएंगे, सिर्फ क्रियान्वयन एस्पेक्ट पे जाएंगे, तो हम उसको फंक्शनल प्लानिंग बोलेंगे। अब तीसरा ये है प्रक्रिया के आधार पर। इस तीसरा में तीसरा में पहला है केंद्रीकृत नियोजन, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। पहले भी इसको बता चुके हैं, जब इम्पेरेटिव बताए थे, मोर और लेस वही है। इसमें प्रोसेस को फोकस किए हैं, बाजार इंटरेक्शन को हम ध्यान नहीं दिए हैं इस टाइप की प्लानिंग में। है बेसिकली वही चीज, हम यहाँ प्रोसेस को फोकस किए हैं, तो हम इसको प्रक्रिया के आधार पे केंद्रीकृत प्लानिंग बोल रहे हैं। वहां पे बाजार को जैसे ही लाते थे, तो हम बोलते थे डायरेक्शनल और इंपेरेटिव प्लानिंग, कि बाजार को डायरेक्शन जाता था या बाजार को निर्देश जाता था। यहाँ सरकार कैसा प्लानिंग कर रही है, उसके बेसिस पे प्रोसेस के हिसाब से है। तो काम इसमें भी वही हो रहा है कि एक सेंटर ऊपर में प्लानिंग कर रही है, और नीचे उसको पूरा करना है। तो इसमें लिख लीजिए, इस नियोजन में इस नियोजन में समस्त आर्थिक निर्णय इस नियोजन में समस्त आर्थिक निर्णय केंद्रीय सत्ता द्वारा लिए जाते हैं। आर्थिक निर्णय केंद्रीय सत्ता द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार का नियोजन इस प्रकार का नियोजन
साम्यवादी देशों में अपनाया जाता है। कम्युनिस्ट कंट्री, साम्यवादी देशों में अपनाया जाता है। इस प्रकार का नियोजन साम्यवादी देशों में अपनाया जाता है। इसे ऊपर से नीचे की ओर नियोजन भी कहते हैं, टॉप डाउन प्लानिंग। इसे ऊपर से नीचे की ओर नियोजन भी कहते हैं। इसे ऊपर से नीचे की ओर नियोजन भी कहते हैं। विकेंद्रीकृत नियोजन अगला है। डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। नाम से क्लियर है। एग्जाम्पल इंडिया में डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग कहाँ देखने को मिलता है? पंचायत, म्यूनिसपैलिटी, नगर निगम, ये सब दिखता है ना कि आपका। तो यही इसको लिख लीजिए। इस प्रकार के नियोजन में, इस प्रकार के नियोजन में, इस प्रकार के नियोजन में कुछ विशेष निर्णय, कुछ विशेष निर्णय केंद्रीय सत्ता द्वारा लिया जाता है। कुछ विशेष निर्णय केंद्रीय सत्ता द्वारा लिया जाता है तथा शेष समस्त निर्णय लेने का अधिकार, तथा शेष समस्त निर्णय लेने का अधिकार नीचे की संस्थाओं द्वारा होता है। नीचे की संस्थाओं का होता है। इस प्रकार का नियोजन, इस प्रकार का नियोजन नीचे से ऊपर की ओर नियोजन भी कहा जाता है। इस प्रकार का नियोजन नीचे से ऊपर की ओर नियोजन, बॉटम अप प्लानिंग भी कहा जाता है। आप दीजिए अवधि के आधार पे। देखिए होता क्या है कि बहुत सारा डिमांड जो होता है, अगर देखेंगे चीज़ों को प्लानिंग करके म्यूनिसपैलिटी लेवल पे होता है, कंपाइल करता है, फिर जिला लेवल पे कंपाइल होता है, जिला लेवल से कंपाइल होके राज्य लेवल पे जाता है, राज्य से कंपाइल होके सेंटर पे जाता है, और फिर वहाँ पे एक डिसीजन लिया जाता है। तो ये क्या हुआ, प्लानिंग जो है नीचे से ऊपर उठा बहुत सारे चीजों में। मतलब ये आपको किसी एक पर्टिकुलर चीज में नहीं दिखाई देगा, बहुत सारे चीजों में। जैसे सपोज कीजिए कि सड़क निर्माण ही होना है। सड़क निर्माण में अगर आप हम केवल राज्य लेवल तक की ही बात करें, तो पंचायत क्या करता है, एक प्रपोजल भेजता है। पहले ग्राम सभा में सारा डिस्कशन हुआ, ग्राम सभा में डिस्कशन हुआ कि फलाना रोड बनना चाहिए, तो वो पंचायत ऊपर भेजा ब्लॉक लेवल पे। वो ब्लॉक क्या किया, उस अपने अंदर जितना पंचायत है सबका कंपाइल कर लिया और ऊपर भेजा जिला लेवल पे। जिला अपने अंदर जितना पंचायत है, जितना ब्लॉक है, सबसे मंगवा लिया और उसको भेज दिया राज्य सरकार के पास। सरकार यहाँ पे जब बजट एलोकेट करेगी तो वो देखेगी कि अच्छा ये सब ये सब ये सब है, उस हिसाब से बजट एलोकेट की। तो क्या हुआ, प्लानिंग जो है यहाँ पे नीचे से ऊपर उठ के आया है। पहले जब आप लोग छोटे होंगे तब ध्यान पता नहीं होगा या नहीं होगा, पहले क्या होता था सर, जब पंचायती राज उतना फ्लोरिश नहीं था, तो ऊपर से सरकार देते वीडियो वो आता था, बोलता था ये रोड बनना है, और फिर प्रपोजल जाता था। अब ग्राम सभा से उठता है कि हमको ये सड़क बनाना है, तो हो गया ना, ऊपर और नीचे का कॉन्सेप्ट यही हो गया कि एक में आप ऊपर बैठा अधिकारी जो है वो निर्णय ले रहा है जिले लेवल से या राज्य लेवल से, नीचे जो है वो। अभी आपको मुस्कुराते देख रहे हैं तो हमको थ्री इडियट वाला वो याद आ रहा है, जो आमिर खान नहीं मुस्कुरा रहा था तो उसको पूछा क्या बात है, बहुत इंटरेस्ट ले रहे हो क्लास में।
पिन याद है ना? अच्छा। क्या प्लानिंग, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग से रिलेटेड? कहाँ? नहीं, देखिए इसमें इस एग्जांपल में बेसिक फ्लॉ क्या हो गया अभी, कि इस साइड 50% जनरेशन जो है वो बोलेगी कि माँ का, पिता का दर्जा माँ से ऊपर कैसे हो गया। स्वाभाविक बात है कि क्यों आप हायरार्की सेट कर दिए। फाइनेंस मिनिस्टर घर में ये कौन डिसाइड कर दिया? ठीक। आप देखिए, तैयारी करते समय एटलीस्ट ये सब चीज को हम समझ सकते हैं कि पेट्रियार्कल सोसाइटी में ये इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन आप ये समझिए कि एक आदमी अगर बाहर जॉब करने जा रहा है और वो पैसा कमा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको रिसोर्स पे उतना अधिकार है। सामने वाले का भी रिसोर्स पे उतना ही अधिकार है, इसलिए भी कि इनके काम का सैलरी नहीं मिल रहा है। अगर ये घर समय पे खाना नहीं प्रोवाइड करेगा तो ये काम करने जा पाएगा? अगर हम लोग उठते हैं और कपड़ा सीधा आयरन किया हुआ कपड़ा मिल जाता है, पहन के चले आते हैं क्लास लेने के लिए, अगर इधर से हमको समय पे कपड़ा धुल के और टाइम पे नहीं मिले तो हम कभी टाइम पे ले ही नहीं सकते। तो आपके काम को तो मोनेटाइज मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, इनके काम का तो पैसा नहीं मिल रहा है। तो खाली फाइनेंस मिनिस्ट्री इन्हीं को बोलना बहुत गलत बात हो गया क्या? ये एक बहुत बड़ा डिबेट है। आप जाएंगे यूपीएससी तैयारी में तो आप इस डिबेट को जानेंगे कि ये इस पे पूरा का पूरा आर्टिकल लिखा जाता है कि भैया इनको भी मोनेटाइज किया जाए, इनके भी इकोनॉमी में, केयर इकोनॉमी का जो वर्ड है उस इनको भी काउंट किया जाए कि भैया इनका कंट्रीब्यूशन इतना है जीडीपी ग्रोथ में। अगर हम लोग जीडीपी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करके 8% पे ले जा रहे हैं, दिन रात वाले 18 घंटा काम किए और बदले में पैसा ले रहे हैं, तो 18 घंटा से कम ये लोग भी काम नहीं कर रहे हैं। तो बचपन में हम बहुत बदमाशी करते थे। और स्पेशली घर में छोटे थे तो घिनाना समझते हैं ना, जो बच्चा छोटा घिनाऊ बच्चा होता है, मम्मी के सामने बैठ के घिनाना चालू कर दिए। तो मेरा एक दोस्त था, वो समय से कुछ ज़्यादा ही मेच्योर हो गया था, तो वो हमको एक दिन बोला कि तुम जो इतना तंग करते हो मम्मी को, तुम क्या करो ना, खाली सुबह उठो और मम्मी के पीछे पीछे चलना शुरू करो। कुछ नहीं करो, बस चलो दिन भर मम्मी के पीछे, और तुम देखो कि रात में तुम अगर किलोमीटर मेजर कर सकते हो तो खाली देखो कि रात में सोने से पहले कितना किलोमीटर तुम चल लेते हो। मम्मी बस वही 2-3 रूम जो घर है उसी में घूमेगी, लेकिन दिन भर में अगर आदमी कोई बाहर जाके काम कर रहा है उससे ज्यादा वो घर में घूम लेती है। इस चीज को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तो भैया उसके मूवमेंट का, उसका नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो है, क्योंकि वो घर ही में घूम, इसको कोई देख नहीं रहा है। जो बाहर बाइक पे बैठा गया, ऑफिस ऑफिस से आया तो शाम में पूरा पैंतरा दे रहा है घर में। अरे बहुत थक गए भाई। तो ये फाइनेंस मिनिस्टर वो हायरार्की वहां पे गड़बड़ हो गया। स्टेट वाले में क्या है, रिसोर्स के टर्म्स में, वैसे देखिए ये आइडिया आपको आइडियली स्टेट और सेंटर के हायरार्की पे भी चलता है, कि अभी हम लोग देखते हैं कि सेंटर को यहाँ रखें, स्टेट को यहाँ रखें, म्यूनिसपैलिटी को यहाँ रखें। बट एक डिबेट ये भी उठता है कि तीनों तो आदमी ही चुन के भेज रहे हैं तीनों को। अगर आदमी में वो पावर है, सोवरेंटी, अगर हम सिटीजन हैं और हम ही तीनों को चुन रहे हैं, तो आइडियली तीनों बराबर स्टेज पे हैं, कोई किसी का मालिक नहीं। हायरार्की में तीनों इक्विवेलेंट हैं, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकल में नहीं होता है, इसलिए कि केंद्र के पास रिसोर्स बहुत ज्यादा है, उसका कार्य क्षेत्र का दायरा बहुत बड़ा है। स्टेट का रिसोर्स और कार्य क्षेत्र उससे कम है, और म्यूनिसपैलिटी और नगर निगम मुखिया का कार्य क्षेत्र उससे कमजोर है। तो मुखिया वगैरह पे देखिएगा कि बीडीओ भी हावी रहता है, एसडीओ भी हावी रहता है, लेकिन आइडियली जनप्रतिनिधि है। बोला जाता है, जब उनको ट्रेनिंग दिया जाता है एटलीस्ट इंस्टीट्यूशन में, बिपाड हो गया या मसूरी हो गया, तो उनको बोला जाता है कि मुखिया भी जनप्रतिनिधि हैं, और आपको उतना ही इज्जत उनको देना है जितना आप एमएलए को देते हैं और एमपी को देते हैं या कैबिनेट मिनिस्टर को देते हैं, उतना ही उनको भी देना होता है, क्योंकि वो भी जनता ही द्वारा चुने गए होते हैं। और यहाँ आइडिया ये है, लोकतंत्र का कॉन्सेप्ट ये है कि जनता सुप्रीम है, जनता मालिक है, जनता जिसको चुन रही है वो इसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो आप एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, आप संविधान के क्रियान्वयन के लिए आए हैं और वो संविधान का हिस्सा है, तो उस हिसाब से आपको इज्जत देना पड़ता है। लेकिन ये अलग बात है कि मुखिया पार्षद इन सबको कोई वैल्यू नहीं देता है। नगर निगम में जाएंगे तो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी इतने पावरफुल होते हैं कि वो पैसा रोक के उन लोग को साइड किए रहते हैं, पार्षद वगैरह को। तो वो अलग डिबेट है।
अवधि के आधार पे पहला लिखिए दीर्घकालिक, दीर्घावधिक नियोजन, दीर्घावधिक। पर्सपेक्टिव प्लानिंग, इंग्लिश में बोलते हैं पर्सपेक्टिव प्लानिंग। नाम से क्लियर है, ये लंबे समय के लिए 10 साल 15 साल इस तरह का प्लानिंग होगा इसमें। इस नियोजन के अंतर्गत, इस नियोजन के अंतर्गत लक्ष्यों, लक्ष्यों तथा रणनीतियों का निर्धारण, लक्ष्यों तथा रणनीतियों का निर्धारण, लक्ष्यों तथा रणनीतियों का निर्धारण एक लंबे समय के लिए, एक लंबे समय के लिए, ब्रैकेट में सामान्यतया 10 वर्ष या इससे अधिक, सामान्यतया 10 वर्ष या इससे अधिक होता है। जैसे विजन 2020, जैसे विजन 2020, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 इत्यादि। अब राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में जो आया था वो 2070 तक बोला था कि हम इकोनॉमी प्लान, ये पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करेंगे। 2070 तक का प्लान था। 2000 क्या क्या, विकसित भारत भी बोल सकते हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल 2047 तक का प्लानिंग है। तो जो 10 साल से ज्यादा का प्लानिंग लेके चल रहा है उसमें इस तरह का एग्जाम्पल आप कोट कर सकते हैं कि ये एक पर्सपेक्टिव प्लानिंग है, कंट्री को एक पर्सपेक्टिव दे रहा है लंबे समय के लिए। पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन का क्या मतलब हुआ? लेवल कैसे रहेगा? नहीं नहीं, मतलब लेवल कब बोलेंगे कि एक लेवल पे है? हाँ तो स्टेबल भी, या एक लेवल पे है स्टेबल है तो कैसे समझेंगे कि स्टेबल है? कुछ तो पैरामीटर होगा ना। सीधा सा बात है कि पॉपुलेशन स्टेबल कब होगा? आपका पॉपुलेशन, एक होता है मृत्यु दर, डेथ रेट, एक हुआ बर्थ रेट। ठीक है, तो आपका इस पे कैसे होगा ये? जब डेथ रेट और बर्थ रेट में एक इक्विलिब्रियम आ जाएगा। अगर डेथ रेट ज्यादा हो जाएगा, बर्थ रेट कम हो जाएगा, तो आप समझिए कि उसका पॉपुलेशन घटना शुरू हो गया। बर्थ रेट बहुत ज्यादा हो गया, डेथ रेट कम हो गया, तो भी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाएगा। तो बर्थ रेट और डेथ रेट में एक इक्विलिब्रियम आएगा, तभी जाके कहीं ना कहीं स्टेबल होगा। कि हर साल मान लीजिए 100 बच्चा जन्म ले रहा है, 80 90 आदमी मर रहा है, तब भी एक तरह से स्टेबल है। हाँ 10 ही है, उतना तो चलेगा लार्ज के हिसाब से। लेकिन तो उसमें बोला जाता है कि डेथ रेट और बर्थ रेट पे नहीं फोकस करके TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट, आप लोग पढ़ेंगे आगे, हम लोग आएंगे पॉपुलेशन चैप्टर अगर लेंगे तो TFR में जब 2.1 हो जाता है तो बोला जाता है कि पॉपुलेशन स्टेबलाइज करेगा 2.1 पे। 2.1 से अगर TFR कम है, टोटल फर्टिलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है कि एक महिला अपने एज के में 2.1 बच्चा पैदा कर रहे हैं, तो वो टोटल फर्टिलिटी रेट काउंट होता है। तो आइडियली बोला जाता है कि
दो होना चाहिए। हम दो, हमारे दो का कंसेप्ट है ना, यहाँ 2.1 जा रहा है। 2.1 इसलिए जा रहा है कि कुछ डेथ फैक्टर को भी इंक्लूड कर रहा है, तो थोड़ा सा बढ़ाया हुआ है। तो 2.1 को पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन पे रखा गया है। जब 2.1 हम स्टेबल कर अचीव कर लेंगे तो 2070 में वो प्लानिंग लाया गया, सॉरी 2000 में लाया कि हम 2070 तक पॉपुलेशन को स्टेबलाइज कर लेंगे। और बिहार जिस रफ्तार से भाग रहा है, 70 को भी फेल कर देगा। चलिए, अनवरत योजना, रोलिंग प्लान। हाँ, इसका ही दूसरा, रोलिंग प्लान, अनवरत योजना। इस योजना के अंतर्गत, इस योजना के अंतर्गत दीर्घकाल के लिए, दीर्घकाल के लिए योजनाओं के लक्ष्यों और रणनीतियों का निर्धारण किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत दीर्घकाल के लिए योजनाओं के लक्ष्यों और रणनीतियों का निर्धारण किया जाता है। तथा, अब आप इतना दूर केवल पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि जो पहला लिखा है और दूसरा लिखा है दोनों तो बराबर ही हो गया। दीर्घकालिक में भी तो हम दीर्घ अवधि के लिए ही लिखाए थे। इसमें बस ये होता है कि जैसे कि सपोज कीजिए कि हम 2070 तक का ये किए प्लानिंग, और इसका असेसमेंट हम हर साल करेंगे। लक्ष्यों का निर्धारण तो हम कर दिए लंबे समय के लिए, उसके बाद उस लक्ष्य की ओर सपोज कीजिए कि हम ये देखें कि, इमेजिन कीजिए, इसको पूरा लिखवाने से पहले ऐसे समझिए कि हम चाह रहे हैं कि ये इंस्टीट्यूट 5 साल में 500 बच्चा हो जाए, पढ़ इंस्टीट्यूट में पढ़ना शुरू करे। और आज अगर हम डे 1 के दिन 40 बच्चा पे हैं, तो हमको एटलीस्ट D+365 पे 100 बच्चा तो होना चाहिए ना। मेरा टारगेट मतलब, बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे लक्ष्यों में तोड़ा जाता है, और छोटे लक्ष्य के हिसाब से फिर स्टेप लिया जाता है। और अगर साल के अंत में एसेस किया गया कि हम 100 नहीं पहुंचे, तो फिर गोल को चेंज भी किया जाता है। इसको और अगर दूसरे शब्दों में समझें, तो आप यूपीएससी तैयारी करते हैं, आपको एक लक्ष्य है कि हमको यूपीएससी एग्जाम में पास कर जाना है, और आज मान लीजिए 2 साल पहले तैयारी शुरू की है, तो आप अपना एक बनाए गोल कि 2 साल में मेरा एग्जाम है, तो हमको इस साल में इकोनॉमिक्स खत्म हो जाना चाहिए, पॉलिटिक्स खत्म हो जाना चाहिए, ज्योग्राफी खत्म हो जाना चाहिए। आप साल के अंत में गए, ज्योग्राफी खत्म नहीं हुआ, पॉलिटिक्स खत्म नहीं हुआ, इकोनॉमिक्स खत्म नहीं हुआ, कुछ खत्म नहीं हुआ, तो आप क्या करते हैं, नेचुरली उस गोल को, 2 साल के बाद वाले गोल को 1 साल और बढ़ा देते हैं कि एज बचा हुआ है, अटेम्प्ट भी बचा हुआ है, तो इस साल, अगले साल नहीं लिखेंगे, उसके अगले साल एग्जाम लिखेंगे। करते हैं ना, मतलब एक प्रैक्टिकल। तो ये ठीक उसी तरह का प्लानिंग है कि आपका एक लॉन्ग टर्म गोल फिक्स है, आप उसको एंड ऑफ द ईयर फिक्स एसेस करते हैं। अगर आपको लगता है कि आप सही डायरेक्शन में हैं, तो यू कंटिन्यू विथ इट। अगर आपको लगता है कि नहीं, आप सही डायरेक्शन में नहीं है, गोल ज्यादा हो गया, तो आप गोल को कम करेंगे कि हम यहाँ तक इस साल को तक ही अचीव कर पाएंगे। अगर लगता है कि आप बहुत फास्ट रेट अचीव कर लिए फर्स्ट ही ईयर में, तो गोल को और बड़ा बना लेते हैं कि भैया हम इसको और अचीव करेंगे। तो बस यही है अनवरत प्लान। तो निर्धारण किया जाता है, तथा वार्षिक आधार पर, तथा वार्षिक आधार पर उसका मूल्यांकन करते हुए, तथा वार्षिक आधार पर उसका मूल्यांकन करते हुए, वार्षिक आधार पर उसका मूल्यांकन करते हुए संशोधित लक्ष्यों का निर्माण भी किया जाता है। उसका मूल्यांकन करते हुए संशोधित लक्ष्यों का निर्धारण भी किया जाता है। भारत में, भारत में वर्ष 1978 में, भारत में वर्ष 1978 में
जनता पार्टी सरकार द्वारा अनवरत योजना की शुरुआत की गई थी, रोलिंग प्लान। अनवरत योजना की शुरुआत की गई थी, ये स्टेटमेंट पूछता है प्रीलिम्स में, यूपीएससी भी पूछ चुका है और बीपीएससी भी पूछता है। रोलिंग प्लान इंडिया में कब आया? 1978 में, जनता पार्टी द्वारा। अब अवधि के आधार पर लास्ट में लिख लीजिए अल्पकालिक नियोजन, शॉर्ट टर्म। किसका? इसका तो किसी का, मान लीजिए विकसित भारत का ही हम प्लान किए 2047 तक, और इस साल बजट में लाए, असेसमेंट कर लिए एक साल बाद कि हम सही ट्रैक पे हैं कि नहीं। अगर हमको मान लीजिए हम ये गोल देते कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हमको 2045 तक बनना है, उस हिसाब से आज कहाँ खड़े हैं? इसका एग्जाम्पल तो यही होगा ना। दीर्घकालिक को ही छोटा छोटा करके हम अब ये करते हैं। जब एक 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 हुआ कि हम दीर्घकालिक में सिर्फ फोकस कर लिए 2045 तक, हम बीच का असेसमेंट जीरो रखे हुए हैं, और उसमें असेसमेंट किए भी तो हम अपना गोल चेंज नहीं किए। लेकिन इसमें है कि अगर अनवरत प्लानिंग है तो हम उसको गोल भी चेंज करेंगे, नहीं 2045 तक हम नहीं पहुंच पाएंगे, हम इसको चेंज करेंगे, या अगले साल हमको दोगुने रेट से बढ़ना है। अल्पकालिक योजना सामान्यतः वार्षिक आधार पर सामान्यतः वार्षिक आधार पर वार्षिक आधार पर योजनाओं के लक्ष्यों और रणनीतियों का निर्धारण करना। सामान्यतः वार्षिक आधार पर योजनाओं के लक्ष्यों और रणनीतियों का निर्धारण करना। लक्ष्यों और रणनीतियों का निर्धारण करना ही अल्पकालिक योजना कहलाती है। अल्पकालिक योजना कहलाती है। इसकी अवधि 3 या 4 वर्ष तक भी हो सकती है। इसकी अवधि 3 या 4 वर्ष तक भी हो सकती है। ठीक है, इसके बाद छोटा सा बचेगा क्षेत्र के आधार पे। तो जाहिर सी बात है कि पूरे राष्ट्र के लेवल पे लेंगे तो राष्ट्रीय नियोजन हो गया। क्षेत्र के आधार पे जाएंगे तो क्षेत्रीय नियोजन हो जाएगा। क्षेत्रीय नियोजन का एग्जाम्पल बहुत सारा हो गया आपका, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम आप सुने होंगे, नक्सलाइट सबके अगेंस्ट में जो आया था, जो महत्वाकांक्षी जिला योजना, नाम सुने, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट योजना। इसमें क्या हुआ, जिला को चिन्हित करके उस जिला पे पूरा रिसोर्स फोकस किया गया कि इसका विकास हो सके। तो इस तरह का छोटा सा है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख के भारत में नियोजन का कैसे कैसे शुरुआत हुआ, विश्वेश्वरैया प्लान, बॉम्बे प्लान, इन सब से शुरू करेंगे, और फिर हम लोग प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग देखते हुए निकल जाएंगे।